A very good morning, children. Children, let us start our topic. Actually, the chapter was continued from so many days before, and afterwards, in between, your comparative exam was there. But we have to continue the syllabus now little bit fast. So, give your full focus here, beta. Welfare state we are talking about. Actually, it was explained in the last class. I don't know how many of you have seen or listened the audios or seen the videos, I don't know, but again in short I am explaining this. A welfare state is a state which seeks to ensure the maximum happiness of maximum numbers of people living within the territory. हमेशा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं ये बात करती आ रही हूँ वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि राज्य में, देश में, कंट्री में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, यानी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल। ये दो कीवर्ड आप अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। यानी वेलफेयर से मतलब सीधे यह आ जाता है कल्याणकारी राज्य। हिंदी में इसका मीनिंग होता है कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य कौन होता है? वही राज्य कल्याणकारी होता है जो अपने देश में रहने वाले नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके। सो इट इज़ मीन टू से that maximum happiness of maximum numbers of the people living within its territory. So what is given here? The Constitution of India seeks to establish इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, यानी हमारा संविधान हमारे देश में लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करने की घोषणा करता है। तो इसका मतलब ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा जब लोगों के लिए वेलफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करे जाएं। ऑल्दो द वर्ड्स वेलफेयर स्टेट आर नॉट स्पेशली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द एम्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट्स आर क्लियरली पॉइंटेड आउट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेटा अब ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पे ये बता रहा है ना, ये वेलफेयर स्टेट शब्द, ये जो वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया है, बट जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका गोल होता है वेलफेयर स्टेट। भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ गिवन हियर ना, दैट सोशल इक्वालिटी शुड बी देयर, है ना, लोगों के लिए खाने की रहने की व्यवस्था हो, या फिर देयर शुड बी से इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, यानी या फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमारे देश में राशन की व्यवस्था है ताकि गरीबों को खाना मिल सके। तो ये किस लिए? ताकि वो भी खा के और कम से कम जो उनका मिनिमम जो नीड है वो पूरा हो सके, वो भी खुश रह सके। तो यही एक तरीका है वेलफेयर स्टेट का। एक जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस तरह के प्लान्स हैं, ये क्यों चलाए गए हैं? क्योंकि जो देश में लोगों का कल्याण हो, भला हो, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। राशनिंग जो व्यवस्था है ना, राशन के द्वारा जो है लोगों को कम रेट में अनाज अवेलेबल होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्यों है ये? इसीलिए है कि लोगों का मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। नाउ हियर वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। कई बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बेटा, तो वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स, एंड प्लीज़ फोकस इट वेरी केयरफुली बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये एग्ज़ाम में रिपीट करता है। सो एंड यू शुड नो ऑल्सो फॉर योर पर्सनल यूज़, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कीप इन योर माइंड। सेकेंड, अंडरलाइन प्लीज पार्ट 4 एंड पार्ट 3. Now the next point, second, these are not justiciable or enforceable by any court of law, but fundamental rights are justiciable, means the citizen can seek protection from a high court or supreme court for his or her fundamental right. Okay, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। फॉर आवर फंडामेंटल राइट वी कैन मूव टू द कोर्ट इफ इट इज़ वायलेटेड बाय एनीवन. Now the third point, they are
मीन फॉर गवर्नमेंट टू क्रिएट सर्टेन प्रिविलेज फॉर द सिटीजन्स, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, गवर्नमेंट के लिए जो है गाइडलाइन है ताकि गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए कुछ जो है प्रिविलेज प्रोवाइड करवाए। बट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स आर प्रिविलेज इन एक्सिस्टेंस फॉर द सिटीजन्स टू एन्जॉय, यानी फंडामेंटल राइट हम जो देश के नागरिक हैं हमारे खुद के लिए फंडामेंटल राइट है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेयर डायरेक्शंस टू द स्टेट टू अटेन सर्टेन सेट ऑब्जेक्ट्स, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं केवल गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के लिए टू सेट सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ओके। बट व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स आर सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, यानी स्टेट को वो फंडामेंटल राइट देनी है हमें, ओके, दीज आर नॉट गाइडलाइंस। नेक्स्ट पॉइंट, दीज एम डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, अभी हमने बात की, बट फंडामेंटल राइट एम टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि फंडामेंटल राइट से हमें वोट देने का अधिकार मिलता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, देयर स्कोप इज़ वाइडर एज दे डील विद वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का दायरा बहुत बड़ा है, पूरा जो है ग्लोबल इसमें वैल्यू आ जाती है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी इंक्लूड होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। नाउ द सेकंड, फंडामेंटल राइट्स, दीज देयर स्कोप इज़ लिमिटेड एज दे आर कंसर्न विद इंडिविजुअल्स राइट्स, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक व्यक्ति के अधिकार के मतलब लिए है, इट इज़ नॉट फॉर ऑल, यानी पूरे देश के लिए नहीं है, ये फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, इट इज़ फॉर इंडिविजुअल राइट्स। सो ये कहा जा सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्कोप इज़ वाइडर देन फंडामेंटल राइट्स। आई होप चिल्ड्रेन द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच बेटा।